नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास हम क्लास 12 बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 6 जो है उसकी स्टडी हम करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसके बारे में, पहली जो क्लास इस चैप्टर से रिलेटेड हमने ली थी उसमें। अब वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो होता क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। वाटर एब्जॉर्प्शन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, सोइल में, या जिसको हम कह सकते हैं सोइल वाटर। तो सोइल वाटर जो है, ये सोइल वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनका एब्जॉर्ब होना और एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर इंटर होना, रूट में इंटर होना है या रूट हेयर सेल्स में इंटर होना, ये जो है वो क्या कहलाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। अब एक रूट की यदि हम बात करें तो रूट में उसकी जो यंग रूट होती है वह क्या करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और यंग रूट में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में सिलेंडर लाइक आउटग्रोथ्स जो हैं वो मिलते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। इससे आगे की तरफ जो पार्ट मिलता है वो मिलता है कोर्टेक्स का। कोर्टेक्स सेल्स जो हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे। कोर्टेक्स सेल के लास्ट में जो है वो आते हैं एंडोडर्मिस सेल, और एंडोडर्मिस सेल्स जो है उससे आगे की तरफ क्या मिलते हैं, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेड, जो पूरा एक सिस्टम बनाते हैं जिसके कारण से वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज वाटर जो सोइल में प्रेजेंट हैं वाटर मॉलिक्यूल वो कैसे यहाँ पर इंटर होंगे, इनकी एंट्री यहाँ पर, और फिर उसके बाद में आगे वो कैसे जाइलम तक आएंगे और जाइलम से फिर कैसे वो ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, ये सारा जो है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो हमने पढ़ लिया था, एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू एपिडर्मल सेल्स या इनटू रूट हेयर सेल्स from a soil water is known as water absorption, and the mechanism of a water absorption जो है उसकी स्टडी हमने की थी। तो उसके बेसिस पर देखा था दो टाइप से इसके मैकेनिज्म जो है वो होती है, एक पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। दोनों ही तरीके से जैसे भी हो वाटर मॉलिक्यूल जो वो इंटर हो जाते हैं कहाँ पर, रूट हेयर सेल्स में या एपिब्लेमा एपिडर्मल सेल में। अब इसके बाद में ये वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर इंटर हो गए, इनको बाद में आगे कहां पर जाना है, रूट जाइलम जो होता है वहां तक इसकी एंट्री होने है। अब रूट जाइलम तक ये जो जाएंगे तो इनका फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, यूं इस डायरेक्शन में ये रूट हेयर सेल से कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस को पार करते हुए कहां तक आते हैं, जाइलम तक आते हैं। इनका यही जो फ्लो है यह कहलाता है लेटरल फ्लो। तो लेटरली फ्लो करते हैं वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल एंड फाइनली दे रीच इन जाइलम वेसल। दिस प्रोसेस नोन एज लेटरल फ्लो ऑफ वाटर, और दिस रूट इज द लेटरल फ्लो रूट ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कहलाया। अब लेटरल फ्लो जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसके अलग अलग पाथ हैं। कौन से पाथ से, किस रास्ते से होकर ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक आते हैं उनको हम कहेंगे पाथ। तो इनके लेटरल फ्लो के जो पाथ हैं, जो रास्ते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं। उन तीन पाथ के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है वो कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे। सेकेंड वन जो है वो है सिम्प्लास्टे पाथवे, एंड द थर्ड वन इज वोक्यूलर पाथवे। वोक्यूलर पाथवे। तो ये तीन पाथवे जो हैं वो इनके मिलेंगे। अब ये तीनों पाथवे जो हैं वो हैं कैसे, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वगैरह है उसको हम स्टडी करें तो उसके लिए एक सेल जो है उसको ध्यान में रखना है। जैसे ये सेल इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई सेल्स है, इस तरह से इनकी एंट्री होती है। ये सेल, इनको हम थोड़े बड़े रूप में यूं दिखा सकते हैं। ये मान लें एक नॉर्मल प्लांट सेल है जिसमें सबसे बाहर की तरफ क्या मिलती है, सेल वाल। फिर सेल वाल के भीतर एक पतली सी सेल मेम्ब्रेन मिलेगी जो उसके अंदर प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कवर किए हुए रहती है।
और उसके बीचों बीच मिलती है, प्लांट सेल के बीचों बीच मिलती है एक बड़ी वोक्यूल। वोक्यूल जो है उसमें सेप जो है, सेल सेप जो है वो भरा हुआ रहता है, जो टोनोप्लास्ट से घिरे हुए रहते हैं। तो इन सारी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्लांट सेल जो आपस में जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के टच में रहती है, उनमें कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां पर दो अटैच्ड प्लांट सेल जो है उनके बीच में सेल वाल जो है वो एब्सेंट होती है, और सेल वाल जहां पर एब्सेंट होती है तो वहां पर उन दोनों सेल्स के अटैच्ड सेल के जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और इस तरह से इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर बनती है इनको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको ध्यान में आप जरूर रखोगे। जैसे ये सेल है, इसके बीच में भी बीच में क्या बन जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा बनेगा, जो दोनों साइटोप्लाज्म को आपस में टच किए हुए रहता है। अब यहाँ पर इसके बेसिस पर हम जो ये तीनों पाथवे हैं इनकी स्टडी करते हैं। पहला है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो एक नॉन लिविंग पाथवे है, क्योंकि इसमें सेल के जो नॉन लिविंग पार्ट होते हैं उनसे होकर क्या होता है, फ्लो होता है वाटर मॉलिक्यूल का। और नॉन लिविंग पाथवे जो है वो कौन सा, नॉन लिविंग जो पार्ट है इसका वो कौन सा है, सेल वाल। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल वाल के थ्रू, यानी ये दोनों सेल हैं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से फिर यूं आते हुए इस सेल में आ गए, फिर इस सेल में, फिर इस सेल में, यूं इस तरह से चलेंगे। तो इस तरह से इनका फ्लो हो, तो वो जो फ्लो है वो क्या होगा, एपोप्लास्ट पाथवे। या फिर कई बार दूसरा सेल वाल के थ्रू नहीं, सेल्स के बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं उनसे होकर फ्लो होता है वाटर का। ये जो फ्लो है, ये फ्लो जो है वो ही क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे। तो द पाथवे इन विच वाटर मोलिक्यूल इज फ्लो थ्रू नॉन लिविंग सेल वॉल और इंट्रासेलुलर स्पेसेस, नॉन लिविंग सेल वॉल से या फिर इंट्रासेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं उनसे होकर यदि इसका फ्लो होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे। तो ये होता है सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू फ्लो होता है इसमें। अब नॉन लिविंग पाथवे है, इसके लिए जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे या जो फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ पर इस तरह से एक सेल से दूसरे सेल में फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फिजिकल फोर्सेज जो है उनसे क्रिएट होता है। क्योंकि इसमें लिविंग पार्ट जो है सेल का वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर फिजिकल फोर्स या फिजिकल फैक्टर जो है वो क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। और नॉर्मली ये देखा जाए तो ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन के थ्रू सीधा सीधा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ से ये कहाँ आ गए, इस सेल वाल में यहाँ ज़्यादा बढ़ गए तो आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से ये आगे से आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। तो इसमें कोई भी लिविंग पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और ना ही इस प्रकार के फ्लो के लिए एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फिजिकल फैक्टर जो है यानी डिफ्यूजन जो है उसके थ्रू ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल या फ्रॉम ए आउटर सेल टू इनर सेल, और लास्ट में ये कहाँ इंटर हो जाते हैं, जाइलम में एंटर हो जाते हैं। तो ये जो पाथ है वो क्या हो गया, एपोप्लास्ट पाथ है। अब इसमें एक थोड़ी सी और चीज ध्यान में रखनी है, इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे जो है वो बीच में और अप्लाई होता है। इसके लिए आप ध्यान में रखोगे इस सेल को, ये है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के बाद में अगला जो पार्ट आता है वो क्या आता है, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस में थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, एंडोडर्मिस की जो सेल वाल होती है उस सेल वाल में डिपोजिशन होता है किसका, सुबेरिन का, और सुबेरिन वगैरह का डिपोजिशन होने के कारण से इसमें मिलती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो एंडोडर्मल सेल हैज ए कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंड दीज स्ट्रिप्स मेक द एंडोडर्मल सेल नॉन परमिएबल फॉर ए वाटर मॉलिक्यूल। इसके कारण से ये एंडोडर्मल सेल जो है वो क्या हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए इम्परमिएबल हो जाती है, या परमेबिलिटी जो है वो इसकी नहीं रहती। अब इस कारण से देखें तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से तो यहाँ तक तो आ गए कोर्टिकल सेल को पार करते हैं, लेकिन जब यहाँ आएंगे तो इससे आगे फ्लो हो नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में इनको यहाँ पर एंडोडर्मल सेल में इंटर होना पड़ेगा,
यानी साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके साइटोप्लाज्म में एंटर होना पड़ेगा, फिर ये आगे कोर्टेक्स में जाएंगे, आगे वाली सेल में फ्लो जो है वो फिर से एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू हो जाता है। तो इन एंडोडर्मल सेल वाटर फ्लो थ्रू द सेल मेम्ब्रेन या थ्रू द साइटोप्लाज्म, सो दिस फ्लो ऑफ ए वाटर इज या दिस pathway of a water flowing is known as a transmembrane pathway। तो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे एपोप्लास्ट पाथ में केवल कहां पर आता है? एंडोडर्मल सेल में। इसको आप थोड़ा सा अलग से ध्यान में रखोगे। बाकी एपोप्लास्ट पाथवे की विशेषताएं देखें तो सीधा सा है, दिस पाथवे नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, इट इज ए लिविंग पाथवे, the flow of water through the cell wall or intercellular spaces from one cell to other cell, and a physical force responsible for this pathway या this in the flow of a by this pathway। उसके बाद में बात करें सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे की, इन दोनों में ध्यान में रखना है, ये दोनों ही जो हैं वो लिविंग पाथवे हैं, यानी लिविंग पार्ट जो होता है सेल का वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब इसमें तो कौन सा होगा? सिम्प्लास्ट पाथवे जो है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको पार करते हैं वाटर मॉलिक्यूल और फिर उसके बाद में उनकी एंट्री होती है एक सेल से दूसरे सेल में, किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सीधा सा हम ये कह सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होता है? ट्रांसफर होता है वाटर मॉलिक्यूल का एक सेल से दूसरी सेल। तो द पाथवे इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लोज या ट्रांसफर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ए प्लाज्मोडेस्माटा नोन एज सिम्प्लास्ट पाथवे। This is a living pathway and it has the required of energy, it requires the energy। तो इसे एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी इसमें एक सेल से दूसरे सेल में जब वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा या फ्लो होगा तो उसमें एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी, इसलिए ये एक लिविंग पाथवे होगा। अब इसमें साइटोप्लाज्म से होकर यहाँ पर आगे जाना पड़ता है। पहला ये था एपोप्लास्ट पाथवे, ये है इसे टाइप से एक से दूसरी सेल में आ गया और वो भी किसके थ्रू? सेल वॉल के थ्रू। ये एपोप्लास्ट पाथवे फर्स्ट वन है। सेकंड वन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, फिर उसके बाद में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आगे से आगे चला गया, ये हो गया सेकंड वन। इसमें एनर्जी के थ्रू एनर्जी जो है उसके रिक्वायर होगी और ट्रांसफर जो है वाटर मॉलिक्यूल का या फ्लो जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का वो होगा किसके थ्रू? साइटोप्लाज्म के थ्रू। तो साइटोप्लाज्म के थ्रू ये ट्रांसफर हो रहे हैं। अब साइटोप्लाज्म जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, इस कारण से इसमें जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा आते हैं, तो यह मैक्सिमम रेसिस्टेंस शो करता है, इसमें बाधाएं बहुत आती हैं, इसलिए इसके थ्रू कम ही होता है। ट्रांसफर या लेटरल फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के लिए जो पाथवे अपनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स वो सबसे ज़्यादा कौन से के थ्रू होता है? एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू। एब्जॉर्प्शन भी पैसिवली होता है, फिर एपोप्लास्ट पाथवे है उसकी जरूरत पड़ती है, और आगे एसेंट ऑफ सेप जो है उसमें भी देखें तो फिजिकल फोर्स ही अप्लाई होते हैं जिसमें ट्रांसपिरेशन जो है वो काम करता है। इसलिए यदि हम देखें वाटर मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन में, उनके फ्लो में, उनके ऊपर की ओर असेंडिंग रूप से चढ़ने में, असेंडिंग फ्लो में, इन सब में किसी में भी लिविंग एनर्जी जो है वो बहुत कम खर्च होती है, तो ये पाथवे जो है वो कम ही अपनाया जाता है। थर्ड वन है वैक्यूलर पाथवे, ये भी एक लिविंग पाथवे है, इसमें भी एनर्जी जो है उसकी क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। तो इन दिस पाथवे आल्सो एनर्जी रिक्वायर्ड एंड इट इज आल्सो ए लिविंग पाथवे। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है उनका जो ट्रांसफर होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करने के बाद में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इंटर होते हैं कहाँ पर? वैक्यूल में, और वैक्यूल से फिर वापस सेल में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करेंगे और फिर वापस वैक्यूल में। ये जो पाथवे है वो क्या है? वैक्यूलर पाथवे। तो इन दिस पाथवे द फ्लो ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ए vacuole, so this is known
एज वोक्यूलर पाथवे, इसलिए ये वोक्यूलर पाथवे जो है वो होगा। तो ये 3 तरह के पाथवे हुए, इनमें आपस में कंपेराइज करें, सीधा सा है एपोप्लास्ट पाथवे, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो थ्रू सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेज। Simplest pathway, water molecules flow through plasma membrane and plasmodesmata. Vacuolar pathway, water molecules flow through the plasma membrane and a vacuole. This is non-living pathway, and simplest and vacuolar pathway are the living pathways. It not requires energy, and in these pathways, दोनों में simplest और vacuolar pathway रिक्वायर्स एनर्जी, इन दोनों में एनर्जी की जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है। तो इसके बेसिस पर ये 3 तरह के पाथवे जो हैं वो हुए। अब इसके बाद में आगे एक छोटा सा टॉपिक जो है वो हम और पढ़ते हैं, वो है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनकी बात करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से इन रूट हेयर सेल में इंटर होते हैं, तो इनकी एंट्री को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करेंगे, तो उनकी बात हम करते हैं यहाँ पर। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट वाटर एब्सॉर्प्शन, तो उसमें हम देखें तो कई सारे फैक्टर जो है वो यहाँ पर काम करेंगे या अप्लाई होते हैं। इसमें हम एक फैक्टर जो है उसकी बात करें तो वो है अवेलेबल सॉइल वाटर। सॉइल वाटर जो है, वाटर जिसका एब्जॉर्प्शन होता है वो सॉइल वाटर के रूप में ही होता है। अब सॉइल में जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कितनी है या उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, वो इसको क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। सीधी सी बात है, बारिश के कारण से सॉइल वाटर जो है या सॉइल जो है उसमें अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मोर इन सॉइल देन वाटर एब्जॉर्प्शन आल्सो मोर, वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा और अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर लेस देन वाटर एब्जॉर्प्शन या रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज ए लोअर, कम हो जाती है। अब यहाँ पर इनको थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए 2 अलग टर्म्स जो है वो काम में ली जाती हैं कि अवेलेबिलिटी, सॉइल वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कैसे इसको अफेक्ट करती है, इसको शो करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 विशेष टर्म्स यहाँ पर काम में ली जाती हैं। एक है WHC, वाटर holding capacity, and the second term known as permanent wilting परसेंटेज। अब इनके बेसिस पर यदि हम देखें तो ये होता क्या है, नॉर्मली इन दोनों टर्म्स, ये दोनों जो है वो अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबल सॉइल वाटर होता है उसकी क्वांटिटी को ये शो करते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो मोस्ट अवेलेबल वाटर होता है, हाईली अवेलेबल वाटर जो है वो होगा, और ये जो है वो लेस क्वांटिटी होती है एब्जॉर्प्शन को जो अफेक्ट करती है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में होता है, इन दोनों के रेंज में हो वाटर की अवेलेबिलिटी, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, प्लांट जो है वो आसानी से कर पाएंगे। अब पहले देखें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल पार्टिकल जो होते हैं, उन सॉइल पार्टिकल पर जब बारिश होती है तो बारिश का पानी, रेन वाटर जो है वो इनमें इंटर होता है या सॉइल जो है वो रेन वाटर को ऑब्जॉर्ब करती है, लेकिन इनमें से मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो तो क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे की ओर चली जाएगी, जिसको हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल वाटर के रूप में निकल गई। शेष जो पानी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके बीच में बचे हुए हैं, यही क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। सोइल की वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करने की कैपेसिटी, या इसको कहा जाता है FAIL, फील्ड कैपेसिटी जो है वो भी इसे कहा जाता है। तो इसे फील्ड कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो गया, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी किसकी, सोइल मॉलिक्यूल्स की या सोइल पार्टिकल्स की, वही क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसको डिफाइन करते हैं तो इस बेसिस पर करते हैं कि किसी भी सोइल में ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो वाटर जो है वो रिलीज हो जाए या निकल जाए,
उसके बाद में जो वाटर कंसंट्रेशन या क्वांटिटी जो है वो बची हुई रहती है, वही क्या है, उस सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो डेफिनेशन जो है वो इस बेसिस पर दी जाती है जो आपको नोट करवाई हुई है। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की वो अमाउंट है विच इज लेफ्ट इन सोइल आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द एडिशनल वाटर फ्रॉम द सोइल बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, बाहर निकल जाए, उसके बाद में जो बचा हुआ है, दो एडिशनल वाटर जो बचा हुआ रहता है, वही क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब मान लें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। जब सोइल पार्टिकल बड़े होते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, इसीलिए बजरी, रेत, बालू रेत वगैरह जो होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अपने यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह मिलती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए बारिश का पानी ज़्यादातर नीचे चला जाता है, मिट्टी में पानी बचा हुआ कम रहता है। चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल जो होती है वो ज़्यादा समय तक गीली बनी रहती है क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उसमें सॉइल पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं। अब मान वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह के बेसिस पर देखा जाए तो बढ़िया मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी मानी जाती है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा क्ले सॉइल की होती है। अब मान लें अपने यहाँ पर मिलने वाली जो मिट्टी है किसी स्थान की, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 100 मोलिक्यूल है। तो 100 मोल जो है उसको वो क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू यदि वाटर निकल जाए तो भी 100 मोलिक्यूल्स जो है वो उसमें जुड़े हुए रह जाते हैं। 10 ग्राम मिट्टी में 100 मोल मिलेंगे, मान लेते हैं ये। अब दूसरी चीज आती है तो हाईएस्ट क्वांटिटी जो है वो रहेगी 100 मोल इन 10 ग्राम में सोइल। अब परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज जो है वो क्या है, इसकी हम बात करें तो जैसे रेनफॉल के थ्रू क्या होता है, अवेलेबिलिटी जो है वो सोइल वाटर की बढ़ती है। अब रेनफॉल ही नहीं हो, बारिश ही नहीं हो, और वाटर जो है वो इन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एब्जॉर्ब होते रहे प्लांट के थ्रू, तो इसके कारण से वाटर मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी है वो इसमें क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। 100 थे, एब्जॉर्ब कर लिया, ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ जाए, किसी भी तरह से बच गए कितने, 99, 98, 97, 96, 95, 90, 80, 70, 60, इस तरह से आते जाए। तो इनकी अवेलेबिलिटी, वाटर मॉलिक्यूल जो अवेलेबल है सोइल में वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं। ठीक, मैक्सिमम 100 थे, अब कम होते रहे। जैसे जैसे ये कम हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ अवेलेबिलिटी वो बनी रही है, 50 हैं, 40 हैं, 30 हैं, तो प्लांट उनको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके कारण से प्लांट जो है वो क्या है, लिविंग स्टेट में है, बचा हुआ है, जीवित है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन या क्वांटिटी जो है वो बहुत कम रह जाएगी। मान लें वो कितनी रह गई, केवल 20 मोल रह गई। अब 20 मोल रह गई तो ये क्वांटिटी बहुत कम है, और इस कारण से वाटर जितना रिक्वायर्ड होता है एक प्लांट को जिंदा रहने के लिए, लिविंग स्टेट में बने रहने के लिए, उससे कम हो गई है मोल्स। तो इतने को एब्जॉर्ब करेगा तो भी प्लांट जो है उसमें क्या होगा, प्लांट में जो लीव्स वगैरह होती हैं वो वाटर लेस को या वाटर लैक को शो करने लगती हैं, पानी की कमी शो करने लगती हैं, और वो मुरझाने लगती हैं, उनमें विल्टिंग आने लगती है। और यदि हम सिंचाई कर दें तो पत्तियां वगैरह वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगी, पानी वगैरह डाल दें तो, पानी नहीं डालें तो पत्तियां जो है वो प्रभावी रूप से परमानेंटली क्या हो जाएंगी, विल्ट हो जाएंगी, परमानेंटली मुरझा जाएंगी। तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सोइल वाटर या इनटू सोइल व्हेन द लिविंग प्लांट लीव्स शो द परमानेंट विल्टिंग, दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। ये मान लें कितनी है, 20 है। अब 20 मोल से कम रह जाए अवेलेबिलिटी तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा, और 100 मोल जो है उससे तक रहे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहे। इस रेंज में रहे तो क्या होगा, प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन करता रहता है, इससे कम आने पर वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो इसमें ये दो टर्म्स जो हैं इनको डेफिनेशन जो दे रखा है उनको जरूर से ध्यान में रखोगे। ये तो क्या है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी सोइल की, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ग्रेविटेशनल वाटर के रूप में पानी निकल जाए तो भी जो बचा हुआ रह जाए वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। और परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सोइल व्हेन द लीव्स ऑफ द प्लांट शो परमानेंट विल्टिंग, दिस इज परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। और द availability of water between permanent wilting percentage and filled capacity, then the absorption of water occurs normally.
वाटर एब्जॉर्प्शन नॉर्मल होता रहता है। इससे कम होने पर वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे फैक्टर की जो इसको अफेक्ट करता है। वो सेकंड फैक्टर जो है वो है सॉइल एयरेशन। तो सॉइल एयरेशन की बात करते हैं। सॉइल एयरेशन जो है वो क्या होगा, सॉइल में एयर जो है वो कितनी है। सॉइल पार्टिकल जो होते हैं उनमें सॉइल वाटर तो होता ही है, बीच बीच में पार्टिकल के बीच में जो स्पेस बचा हुआ उसमें एयर भी पाई जाती है, और यही एयर जो है वो काम में आती है रूट सेल्स के या रूट के। यहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं। रूट सेल जो है वो रेस्पिरेशन शो करती हैं, तो वो ऑक्सीजन लेती हैं, CO2 को छोड़ती हैं। अब ये CO2 को छोड़ते रहेंगे। अब यदि एयरेशन बना हुआ है तो O2 बाहर से एटमॉस्फेयर से आती रहेगी, CO2 बाहर निकलती रहेगी, एयरेशन बना हुआ है तो। लेकिन जब ये इसके ऊपर कोई परत वगैरह बन जाए या इसको हम ढक दें, या फिर पूरी तरह से ये जो स्पेस है इनमें वाटर ही भर जाए, पूरी तरह से पानी भर जाए, ज़्यादा सिंचाई कर दें या पानी भर जाए ज़मीन में, तो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं या गल जाते हैं उनकी जड़ें। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि एयर जो है वो नहीं बचती, और एयर नहीं बचती तो उसके कारण से जो रूट सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन कर रही हैं तो ऑक्सीजन को ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हैं, और CO2 बाहर नहीं निकलने के कारण से, एयरेशन नहीं होने के कारण से CO2 उनके पास ही रह जाती है, और वो क्या बनाती है, H2CO3 ऑर्गेनिक एसिड बनाती है। और ये ऑर्गेनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ने से रूट सेल्स जो है वो डेड होने लगते हैं और प्लांट जो है वो गिर जाता है। तो सॉइल में यदि हम पानी ज़्यादा डाल दें तो भी पौधे जो हैं वो गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है, एयरेशन नहीं हो पाता। तो सॉइल में एयरेशन का होना जो है वो भी क्या है, जरूरी होगा। जिस सॉइल में एयरेशन सही क्वांटिटी वगैरह में हो वहाँ पर जो है वो जो मिट्टी है वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे सही होगा। तो नॉर्मली यदि देखा जाए तो फ्लडेड सॉइल जो होती है उसमें प्लांट्स वगैरह जो हैं वो डेड हो जाते हैं। उसका कारण एयर की अवेलेबिलिटी का कम होना हो जाता है। इसके बाद में एक और फैक्टर जो है उसकी हम बात करते हैं, वो है सॉइल टेम्परेचर। अब सॉइल टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो टेम्परेचर की एक मिनिमम एक निश्चित रेंज है 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। इन दिस रेंज absorption of water, rate of absorption of water is higher. Less than 20 degree Celsius and more than 30 degree Celsius, the absorption of water या the rate of water absorption is decreases. Water की absorption की जो rate है वो क्या हो जाती है, decrease हो जाती है। And the fourth one, last, इसकी हम बात करें, ये भी एक important factor है, soil solution। soil में जो solution होता है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है वो भी इसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, ये सॉइल में जो सॉइल वाटर है इसमें साथ में सॉइल में मिनरल्स भी हैं। वाटर और मिनरल्स जो है उसमें घुल जाते हैं। वाटर जो है वो यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, और मिनरल्स जो इसमें मिले हैं वो क्या है, सॉल्वेंट हैं। अब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यदि बढ़ जाए तो सॉल्यूशन जो बाहर बनता है जिसको हम सॉइल सॉल्यूशन कहें, सॉइल सॉल्यूशन इनसे मिलकर बना है, तो ये सॉइल सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन यदि क्या हो जाए, हाई, और इसकी तुलना में एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, रूट हेयर सेल्स, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाए, लो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑस्मोसिस जो है वो होता है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर होता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उल्टे वाटर जो है वो इनवर्सली फ्लो शो करेगा और बाहर आने लगेगा। इसके कारण से प्लांट में वाटर की जो कमी है, जो लैक है, वो शो होने लगती है और पौधा मुरझाने लगता है। अब ये कंडीशन जो है इसको हम नॉर्मली अप्लाइड साइंस के रूप में भी देख सकते हैं। नॉर्मली जब हमें फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं, खेत में यूरिया वगैरह छिड़कते हैं या पौधे में खाद वगैरह देते हैं, तो उसके बाद में उसमें साथ में पानी देना जरूरी होता है। उसका कारण क्या होता है, हम जो खाद देते हैं वो सॉल्वेंट है, और सॉइल में जो वाटर है उसमें जब वो घुल जाएगी तो कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाएगी और उसके कारण से वाटर का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। तो खाद देने पर वाटर एब्जॉर्प्शन में कुछ कमी आती है, क्योंकि सॉइल सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेशन की उसकी बढ़ जाती है और उस कंडीशन में वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो रुक जाता है। अब पानी देंगे तो पानी देने पर हमने सॉल्वेंट को बढ़ा दिया, सॉल्वेंट को बढ़ाने पर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और उसके कारण से वाटर का एब्जॉर्प्शन आसानी से होने लगता है। कोई भी पेड़ होता है, पेड़ पौधा जो होता है, खार वाली जमीन जहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, वो जो है उसकी फर्टिलिटी कम होती है। कारण क्या है,
क्योंकि उसमें सोइल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होती है और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। एक प्लांट है, उसकी जड़ के आसपास में यदि हम नमक या चीनी वगैरह डाल दें और छोटा प्लांट है तो उसमें सोलवेंट को हमने बढ़ा दिया, और सोलवेंट को यदि हमने सोल्यूट जो है उसे सोल्यूट को हमने बढ़ा दिया, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और उसके कारण से वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो गया। इसीलिए खाद देने के बाद में नॉर्मली सिंचाई करते हैं। यूरिया वगैरह देने के बाद में या तो बारिश होनी चाहिए, या यूरिया वगैरह तब दी जाती है जब बारिश हो, सूखे में नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें तो पौधे जो हैं वो उसे फर्टिलाइजर की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण से सोइल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और फसल जल जाएगी। इसलिए सिंचाई करनी जो है, इरिगेशन जो है वो ज़रूरी होता है किसके बाद में, जब हम क्रॉप को ट्रीट करते हैं किससे, फर्टिलाइजर से। तो आज के क्लास में हमने ये पढ़ा लेटरल फ्लो ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर दैट अफेक्ट द वाटर एब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद में लास्ट में जो है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट ऑफ सैप क्या है उसको देखें। वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर सोइल से इंटर होना कहाँ पर, रूट सेल में, ये तो है वाटर एब्जॉर्प्शन। फिर रूट सेल से या रूट हेयर सेल से इनका कहाँ पर पहुँचना, जाइलम में पहुँचना, ये है लेटरल फ्लो ऑफ वाटर। और फिर जाइलम में होते हुए रूट से स्टेम में, स्टेम से ब्रांच में, ब्रांच से लीव्स में पहुँचना, ये कहलाता है एसेंट ऑफ ए सैप। तो ये थर्ड फ्लो जो है, ये फ्लो इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, जो है एसेंट ऑफ ए सैप। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।